हेलो नमस्कार दोस्तों, एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशान दिलाल आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं थंबनेल में कि आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पर अपवर्तन भी समझ लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये जो चैप्टर है पहला चैप्टर आपका, इससे जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न ये सब जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के अपना पहला प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। जो प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में कितनी होती है। चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, तो ये भी हो सकता था 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बिहार बोर्ड के अनुसार जो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड में ही उत्तर देता है, यानी तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम लोग बनाते तो ये भी उत्तर सही होता, लेकिन बिहार बोर्ड के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए कि क्या बोल रहा है, बहुत ही आराम से पढ़िएगा। बोल रहा है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वह किस प्रकार का तरंग है। क्या ध्वनि तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या फिर यांत्रिक तरंग है, या जल तरंग है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा कर चलेंगे। जो ध्वनि तरंग है इसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत, तो माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, यानी बिना माध्यम में नहीं चल सकती है। और यहाँ यांत्रिक तरंग की भी बात करेंगे तो ये भी माध्यम से ही चलता है। और जल तरंग है, ये सिर्फ कहाँ उत्पन्न होगा, तो जल में उत्पन्न होगा, इसको याद रखिएगा। जल तरंग कहाँ उत्पन्न होता है, तो जल में उत्पन्न होता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए, आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न ला रहे हैं, तैयार रहिए। यानी तीसरा प्रश्न बोल रहा है, देखिए आराम से पढ़िए। बोल रहा है कि प्रकाश का प्रथम नियम क्या है। यानी प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है कि नहीं। तो उसका प्रथम नियम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप पढ़े होंगे, एक तो होता है कि आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होता है। परावर्तित किरण तीनों का होता है एक ही तल में, और एक होता है आपतन कोण बराबर कौन चीज, परावर्तन कोण। तो इसमें आपको बोल रहा है कि प्रथम नियम क्या है। तो प्रथम नियम क्या लगाएंगे, देखो क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी नियम है, लेकिन अभी आराम से। एक बोल रहा है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, या ये भी होगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या ये नियम है, परावर्तन के नियम है ये नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमको 2 में चुनना है, क्या इसको सही लगाएंगे कि इसको। तो देखो बहुत आराम से यहाँ बोला है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम जो होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। ये जो है आपका प्रथम नियम है कि नहीं। और दूसरा नियम ई हो जाता है, यानी आपतन कोण बराबर कौन सी होता है, परावर्तन कोण होता है। दोनों जो है प्रकाश के परावर्तन के ही नियम है कि नहीं। तो चलिए समझ में आया होगा। चलते हैं चौथा प्रश्न पर हम लोग। तो देखिए चौथा बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या वास्तविक होगा, या फिर आभासी होगा एवं सीधा होगा, या फिर ऑप्शन सी उल्टा होगा, या ऑप्शन डी बड़ा होगा। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी एवं सीधा होता है।
आभासी एवं क्या होता है, तो सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और आप लोग को पता होना चाहिए जब आभासी बनता है तो सीधा ही बनेगा, जब आभासी बनेगा तो सीधा, यानी आभासी में कभी भी उल्टा नहीं होगा, आभासी में कभी भी उल्टा नहीं होगा, यानी आभासी बनेगा तब प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो सीधा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? चलो चलते हैं अगला प्रश्न पर। आगे बोल रहा है हम सबसे 5वां प्रश्न कि वाहन के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए ऑप्शन समझिए, क्या समतल दर्पण के प्रयोग होगा, तो समतल दर्पण के तो इस सब में कोई प्रयोग है ना, है नहीं ना। जो समतल दर्पण होता है जो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसका कोई प्रयोग नहीं होगा। क्या अवतल दर्पण के प्रयोग होगा, क्या कोई नहीं होगा, ये तो होगा ही ना ऑप्शन, यानी कोई ना कोई तो प्रयोग होता ही है। तो बताइए कि उत्तल होगा कि अवतल होगा, तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे हम लोग, उत्तल। क्यों होगा उत्तल, क्योंकि जो उत्तल दर्पण जो है वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब को दिखा देता है, नहीं बहुत बड़ा प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा करके एकदम थोड़ा सा में ही दिखा देता है, यही बात ना है। चलो छठा देखते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है आप सभी से, पढ़िए। बोल रहा है टॉर्च एवं हेडलाइट, टॉर्च और हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। टॉर्च में और हेडलाइट में बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग होगा। क्या उत्तल के प्रयोग होगा, तो उत्तल के प्रयोग नहीं होता है। समतल के तो कोई यहाँ पर प्रयोग नहीं है, इसका कोई प्रयोग ही नहीं हो। क्या बच गया, तो अवतल दर्पण बच गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, हजामती दर्पण के रूप में हजामत बनाने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग होता है। वहाँ भी कुछ होगा, अवतल दर्पण का, ये भी प्रश्न पूछता है। चलो यहाँ देखो तो बोल रहा है 7वां कि उत्तल दर्पण सदैव, सदैव के मतलब होता है हमेशा, सदैव के मतलब हमेशा। उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी हमेशा के बात बोल रहा है, सिर्फ एक स्थिति नहीं देखना है। और वैसे भी हम सबके पता है कि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो आभासी और कौची बनाता है, आभासी और छोटा। और आभासी होगा तो हम अभी बताए थे कि सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, हर स्थिति में होगा। यानी आभासी बोला तो सीधा, वास्तविक बोलेगा तो उल्टा, ठीक। बड़ा छोटा तो अलग बात है। तो उत्तल दर्पण द्वारा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी एवं छोटा और सीधा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न बोल रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, यानी अवतल दर्पण के फोकस क्या होगा, क्या वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा, कोई नहीं होगा। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा जी, क्या वास्तविक होगा या दोनों होगा या कोई नहीं होगा या काल्पनिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 9वां नंबर। बहुत ही आराम से पढ़िएगा, अपने आप प्रश्न बनेगा। बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी होता है, यानी आपसे पूछ दिया कि दर्पण की फोकस दूरी होता है। चलिए यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े होंगे कि एफ बराबर होता है r/2, होता है कि नहीं। एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। तो एफ जो होता है इसी को बोलते हैं फोकस दूरी, इसी को ना फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखो एफ बराबर कौन सी हुआ, r/2 हुआ है। तो r/2 किस में दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में ही है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 10वां नंबर सवाल। चलिए समझ में आ रहा है ना, चलो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आराम से चल रहे हैं हम लोग। बोल रहा है 10वां कि आपतन कोण किससे मापा जाता है, यानी जो आपतन कोण है वह किससे मापा जाएगा। समझ रहा है ना, आपतन कोण, ये जो पढ़ा होगा ये वाला, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। तो जो आपतन कोण है वो किससे मापा जाता है, ये जो आपतित किरण हो गया, ये क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो बोल रहा है कि आपतन कोण किससे मापा जाता है, तो आपतन कोण जो है अभिलंब से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सब तो कुछ सही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखते हैं 11 नंबर। 11 बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है,
यानी प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है बताओ? क्या माध्यम बदलने पर वेग बदलने से हो जाता है, या फिर ताप के बढ़ने से होता है, या फिर दाब के बढ़ने से होता है, या रंग बदलने से होता है? तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हम लोग लगा दें? तो इसका बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। होगा नहीं? माध्यम बदलने पर क्या होता है? तो वेग भी बदल जाता है, यानी चाल भी क्या होता है? तो बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही लगाना है। चलो चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। बोला है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? जो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? क्या जल में होगा, कि कांच में होगा, कि वायु में होगा, कि निर्वात में होगा? तो बोलिएगा कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। कितना होगा? 3 गुने 10 के पावर शुरू में ही हमने प्रश्न देखे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। किस में चाल होता है? तो निर्वात में होता है। किस माध्यम में? निर्वात में होता है। किसकी चाल? प्रकाश की। प्रकाश के वेग की चाल। तो इसमें आपको बताना है कमेंट में कि सबसे कम किस में होता है? क्या जल में होता है, कांच में होता है, वायु में होता है, या निर्वात में होता है? यानी सबसे कम किस में चाल होगा, ये इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलो देखते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस जो है कैसा होगा? क्या अपसारी होगा, या अभिसारी होगा, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? तो बताइए कि उत्तल लेंस क्या होगा? तो उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस, लेंस है ना, अच्छा से देखना। तो लेंस बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? अभिसारी ना हो जाएगा? लेंस बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अभिसारी। अगर दर्पण बोलता तो अपसारी होता। ठीक, तो बताओ उत्तल लेंस है तो अभिसारी हो गया, और अपसारी क्या होगा? तो अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। कौन लेंस कहेंगे? तो अभिसारी लेंस कहेंगे। अगर यही दर्पण में रहे तो उल्टा हो जाता है, दर्पण में उल्टा हो जाएगा। बस मतलब उत्तल दर्पण वाला आ जाएगा इसमें अवतल वाला, और अवतल वाला उत्तल में चल जाएगा। चलो देखो आगे। चलो आगे गया। अब ये बताए हैं 14 नंबर। बताओ कि अवतल लेंस होता है, अभी बताए हैं। क्या अभिसारी होगा, अपसारी होगा, दोनों हो गया, कोई नहीं? तो अवतल, अ से अवतल, अ से अपसारी लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलो अगला देखते हैं। अगला 15 नंबर सवाल हमने के देखना है। चलो तो 15 नंबर तैयार रहो। 14 ही एक और आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका भी उत्तर दे दो। बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा जरूर। बताओ कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? अपवर्तन का नियम तो पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल के नियम क्या क्यों कहते हैं? कहे कि इस नियम को कौन दिया है? स्नेल ही दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? अभी क्या दिया था बताओ तो फार्मूला। स्नेल का नियम किसको बोलते हैं? याद है किसी को? नहीं याद है तो फिर कमेंट बॉक्स में देना। नहीं बोला था साइन नहीं बटा साइनर वाला से भुला गया? साइन नहीं बटा साइनर ना दिया है? चलो 15 नंबर बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या कहा जाता है? अभी हमने देख के आए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कौन खोज किया? तो स्नेल। तो उस नियम को क्या कहेंगे? स्नेल का नियम ही कहते हैं। कहते हैं ना? अच्छा, तो कौन नियम के कहते हैं स्नेल के नियम? प्रथम की द्वितीय? प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है? अपवर्तन के 3 गो है, मारेंगे ना। 16 नंबर दोनों के दो गो है। 16 देखो, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक कब होती है? यानी बोल रहा है कि कोई लेंस है उसका क्षमता धनात्मक कब होगा? नीचे स्थिति दिया गया है। क्या अवतल लेंस के लिए होगा, या फिर उत्तल लेंस के लिए होगा, या समतल दर्पण के लिए होगा, या उत्तल दर्पण के लिए होगा? तो बोला है कि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक कब होगा मेरे भाई? तो बताना है कि कब होगा। तो लेंस है ना,
तो लेंस है तो क्या लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 17 नंबर बताइए झट से एकदम। बोला गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, चलो अब उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है हमने से, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए आगे देखिए 18 नंबर बोला है कि अवतल लेंस की क्षमता, चलो अभी देखें उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही लगाकर चल लेंगे। चलो 18 देख लिए। अब चलते हैं 19वां नंबर सवाल पर। देखो 19वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, आप सभी के फ़ोन में मोबाइल में शो कर रहा होगा। देखिए बोल रहा है क्या कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है, यानी इंद्रधनुष जो बनता है उसका कारण क्या है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, बताना है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, क्या परावर्तन के कारण बनता है, या फिर ध्रुवन के कारण बनता है, या फिर अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण दोनों के कारण बनता है, या फिर विवर्तन के कारण बनता है। तो आप सभी बोल लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी को लगाकर चलिए, यानी अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है कि नहीं। चलो तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर आप सभी के सामने। देखिए बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। चलो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर पढ़ा होगा तब, कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, क्या 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, बताइए कि कै गो रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश में कै गो रंग होता है, 7 गो ना जी, कै गो होता है, 7 गो होता है। तो बताओ कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, किस रंग के सबसे ज़्यादा होता है, लाल के ना। चलो बता ही देते हैं, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य, देखो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं। अच्छा तो सबसे कम किसका होता है, नीला। ओकरा से पहले कोई ना है, बैगनी है कि नहीं, पहले बैगनी ना ले लेंगे, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कुछ होगा सबसे कम हो जाएगा।